मां सरस्वती के पूजन से सारंग जी कि वे हमारे बीच पधारे श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें नरेला क्षेत्र के विधायक श्री विश्वास सारंग जी। आनंद भैया सर यहाँ पे सारंग जी सूर्य चलो प्राप्त करते हुए मैं अनुरोध करूंगा सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं एक ऐसी बंदी को आमंत्रित करूंगा, एक ऐसी छात्रा को आमंत्रित करूंगा जिसने मैं विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे माइक पर आकर हमें आशीर्वचन प्रदान। मुझे लगता है कि मैं देर से आया पर दुरुस्त आया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सुशील वासवानी जी, आदरणीय आनंद जी, आदरणीय बिहू जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र राय पप्पू जी, बीएस राजपूत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथी, मैं बहुत बधाई दूंगा सावधानी कोचिंग को और आनंद जी को कि उन्होंने लंबे समय से भोपाल शहर में कोचिंग के माध्यम से युवाओं को करियर बनाने का मौका देने की कोशिश की है। मुझे व्यायाम और वेरी मच अवेयर अबाउट दिस प्रोग्राम। मेरे ख्याल से जिनका सिलेक्शन हो गया उनका सम्मान है। जी जी वाह, बहुत बहुत बधाई की बात है। तो यहाँ जितने हैं उन सबका सिलेक्शन हो गया। सर ये उम्मीद लेकर आए हैं। अरे यार ये गड़बड़ है मामला, क्योंकि मैंने तो ये पूछा था कि सावधानी कोचिंग में सिलेक्शन हो गया। आपने तो कुछ और आगे का सोच लिया। भाई सावधानी कोचिंग में तो सबका सिलेक्शन हो गया ना। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सही मायने में आनंद जी, यदि मुझे मालूम होता कि इतने सारे युवा यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं तो मैं समय से आता, क्योंकि मेरा जो काम करने का क्षेत्र है, हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी विधायक जी आए, पर भाई रामेश्वर जी तो मेरा जो मैं कह रहा था कि मेरा जो काम करने का दायरा है वो युवाओं के बीच में लंबे समय रहा है। और मुझे मालूम होता कि इतने सारे युवा यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं तो मैं समय से आता हूँ और सभी युवाओं से मुखातिब होने का मुझे मौका मिलता। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लेट आए हैं, जितने मिले हैं उनसे ही बातचीत कर ली जाए। अभी हमारी एक बहन आई थी जिसका पटवारी परीक्षा में सिलेक्शन हुआ और उसने बहुत अच्छी बात की कि यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से
सफलता हमें मिलती है, सफलता हमारे चरणों को चूमती है। और आप उठाकर देखें, दुनिया के किसी भी इतिहास की मैं बात करूं, जो मेहनत करता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करने वाले को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आनंद जी भी युवा हैं और पूरी तमन्ना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तो कोचिंग के माध्यम से आप सबका करियर बनाने में लगे हैं। पर मैं बेपढ़ा लिखा आदमी, मुझे बहुत ज्यादा करियर के बारे में मालूम नहीं है। मैं तो हो सकता संवैधानिक कोचिंग में मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता है? नहीं हुआ ना, वही तो जनता की कोचिंग में हो गया। तो मुझे ये नहीं मालूम कि संवैधानिक कोचिंग में जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनका करियर का क्या होगा। अच्छा ही होगा यार, तो मैं ये भी नहीं समझता हूँ, ये भी इस बात पे भी मेरा कोई आकलन नहीं है, मेरा कोई पैरामीटर नहीं है कि व्यक्ति कलेक्टर बनता है तो बड़ा आदमी होता है, आईएएस ऑफिसर बनता है तो बड़ा आदमी होता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है तो बड़ा आदमी होता है, नेता बनता है तो बड़ा आदमी होता है। मेरा मापदंड नहीं है ये, मेरे किसी पैरामीटर में ये बात नहीं आती। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने एक स्कूल में गया। आजकल आपको मालूम है, पब्लिक स्कूल में जब बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं तो बच्चे का इंटरव्यू हो या ना हो, तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू जरूर होता है। मैं भी उस दौर से गुजरा। संवैधानिक कोचिंग में शायद ये नहीं होता होगा। मैं स्कूल में गया, मैं और मेरी पत्नी थे। वो स्कूल एक कदम और आगे था। उन्होंने इंटरव्यू के पहले एक प्रोफार्मा हमें दिया। उस प्रोफार्मे में 18, 20, 22 पॉइंट थे। वो पॉइंट इंटरव्यू के पहले हमें वो प्रोफार्मा भरना था। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, फला 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 करके ऐसे 22-25 पॉइंट थे। मेरी पत्नी वो फॉर्म भर रही थी, नाम भर दिया, पता भर दिया, अपना नाम, मेरा नाम, ऑक्यूपेशन, ऐसा ऐसा करते करते 16 नंबर तक के पॉइंट तो उन्होंने सब भर दिए। 17वें नंबर पर लिखा था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने वो फॉर्म मेरी तरफ सरका दिया। ये बिल्कुल रियल बात है। मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। मैंने सोचा अभी ये ना इंच में है ना फुट में है। अभी क्या सोचा कि हम इसको क्या बनाना चाहते हैं। हम नेता लोग हैं, आसपास भागने की आदत है। हमने भागा देखा, जब नेता को गाली तो रामेश्वर जी तो कितने खुश होते हैं। हमने देखा कि क्या लिख रहा है। कोई पेरेंट लिख रहा था आईएएस ऑफिसर, कोई लिख रहा था इंजीनियर, कोई लिख रहा था डॉक्टर। पीयू मैंने सोचा ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी यदि मैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सोच लूं कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूं। मैं चुपचाप बैठा, मैंने सोचा, मैंने कहा क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। एकाग्रचित्त में बैठा तो 2 मिनट बाद मेरे दिल में एक विचार आया। मेरी एक दिल से तरंग निकली, मेरी कलम चली और मैंने लिखा अ ट्रू इंडियन, एक सच्चा भारतीय। मुझे लगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने ना बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बने ना बने उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा आईएएस बने या ना बने उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि मेरा बच्चा इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बन गया तो उसका भी जीवन सुधरेगा, मेरा परिवार भी सुधरेगा, ये समाज भी सुधरेगा और ये राष्ट्र भी सुधर कर तैयार होगा। इसलिए युवा साथियों, चलो अच्छा है ये जेएनयू नहीं। इसलिए युवा साथियों, मुझे नहीं मालूम कि संवैधानिक कोचिंग के बाद आप क्या बनोगे। मैं चाहता हूं आप जो बनना चाहते हो बनो, पर मैं आनंद भाई आपसे बस ये कहूंगा, करिकुलम में, आपके पाठ्यक्रम में ये बात जरूर निश्चित कर देना कि संवैधानिक कोचिंग में पढ़ने वाला व्यक्ति इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक जरूर बनेगा।
देश का अच्छा तक का नागरिक नहीं बनेगा। कलेक्टर बनने से कोई फायदा नहीं, इंजीनियर डॉक्टर बनने से कोई फायदा नहीं। ये देश तुम्हें पुकार रहा है। ये शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान की 67-68 वर्ष की आजादी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं हिंदुस्तान में, और नारे लगने की बात तो भाइयों और साथियों खत्म हो जाती है। उसके साथ जितनी बदतमीजी के साथ ऐसे शख्सों को, ऐसे तत्वों को संरक्षण देने की बात इस देश में चलती है, निश्चित रूप से हमें शर्म आती है। भाइयों और साथियों, आजादी के पहले इकबाल लिख के गए थे, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तां। ये आजादी के पहले इकबाल लिख के गए थे, और सही मायने में वो बात आज चरितार्थ होती है। युवा साथियों, यदि तुमने वतन की फिक्र नहीं की तो हमारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तां। होली का पर्व 2 दिन पहले निकला है, नई बात चल पड़ी है। होली, सूखी होली, तिलक होली, पूरे साल भर 364 दिन पानी बचाने की चिंता नहीं, पर जिस दिन होली है उस दिन ही पानी बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि पानी बचाना उद्देश्य नहीं है, इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात करना मेरा लक्ष्य है। मेरा देश खत्म हो जाए, मेरी संस्कृति खत्म हो जाए, मेरी विरासत खत्म हो जाए, इसलिए भाइयों और साथियों इस तरह की परंपराएं चल रही है। मैंने देखा आप लोगों ने भी मार्क किया होगा, इस बार दीपावली के अगले दिन जो न्यूज चैनल देखो, जो पेपर देखो, पटाखे चल गए तो पोल्यूशन हो गया। दिल्ली में इतना, मुंबई में इतना, भोपाल में इतना। 31 जनवरी और 1 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात पूरी दुनिया में पटाखे चलते हैं, पर किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि एयर पोल्यूशन हुआ या नॉइज पोल्यूशन हुआ। पर मेरी दीपावली को बिगाड़ना है, मेरी संस्कृति को बिगाड़ना है। क्यों आपके यहाँ तो नहीं होता ना ऐसा चैनल पे? नहीं तो आजकल भैया बहुत डर लगने लगा, और मैं तो दमदारी से बोलता हूँ, भैया जो जिसको मेरे से दुश्मनी लेनी है ले ले। इस देश की संस्कृति, इस देश के त्योहार, इस देश की तीज, इस देश की मिट्टी से जो नहीं जुड़ेगा भाई और साथियों, उसका भविष्य कभी भी बन नहीं सकता। नया बात हो गई महाकाल, शिव जी का अभिषेक दूध से मत करो रामेश्वर जी, दूध वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको युवा साथी बताना चाहता हूं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, नई स्टडी आई है, उन तथाकथित लोग जो शिव जी पर दूध चढ़ाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये दूध वेस्ट होगा, उनको बताना चाहता हूं नई स्टडी आई है, जितने देश में ज्योतिर्लिंग है उन सब में वो उस स्थान पर स्थापित है जहां पर सबसे ज्यादा रेडिएशन है, सबसे ज्यादा गर्मी है उन स्थानों पर। और जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं जल से और दूध से, तो वहां पर ठंडक होती है, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। और क्यों कर रहे हैं सब? इसीलिए कि देश की संस्कृति बिगड़े। भाइयों और साथियों, केवल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ही काम नहीं है, इस तरह से राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी इस देश पर हमला हो, इस देश को खत्म करना है, इस देश की संस्कृति को खत्म करना है। और यही बात भाइयों और साथियों पूरे देश में पूरी जोरदारी के साथ चल रही है। मैं युवा साथियों तुम्हें आह्वान करना चाहता हूँ, तुम्हें आवाज देना चाहता हूँ, तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, तुम्हें इस बात के लिए, संघर्ष के लिए खड़े होने का आह्वान करना चाहता हूँ कि इस देश की संस्कृति को बचाने का काम हमें करना है। यदि बहुत सारी ताकतें, यदि चंद 5, 7, 8 लोग जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इस देश के कोने कोने में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए भी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। इस बात के लिए स्थापित अपने आप को करना है। भारत मां एक बार पुनः विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो सके। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेता मिला है जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक ऐसा नेता मिला है जो प्रदेश के आबोहवा को बदल रहा है। इससे अच्छा मौका भाइयों और साथियों देशभक्तों को नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको आह्वान करता हूं, भाई आनंद जी, आपकी सावधानी कोचिंग में मैं ये आह्वान करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कितने आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आप इस बात को स्थापित जरूर कर देना कि इस देश प्रेम की भावना आपके एक एक स्टूडेंट में रहेगी, एक एक युवा में रहेगी। हम सब मिलकर
हम सब मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करें, एक अच्छे देश का निर्माण करें। मैं चाहता हूं, मैंने देखा बात चल रही है आजकल, जिसको देखो उसने बाल बढ़ा लिए, जिसको देखो दाढ़ी का आजकल बड़ा शौक है। तो कौन सी पिक्चर आ गई, बाजीराव मस्तान। युवा साथियों, अभी मैं गया था एमबीएम कॉलेज, मैंने कहा भाई तुम शाहरुख खान जैसे बहुत सारे युवा यदि शाहरुख जैसे बाल रखते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे युवा सावधानी कोचिंग में भगत सिंह जैसी मूछें रखें और उस जैसा कैप लगाकर रहें। क्यों नहीं हो सकता है? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप घोड़े पे चलो, पर ये बात सही है कि ऐसा कुछ करो। देखो समाज में जो हम करेंगे वो होगा, जो हम उतारेंगे। आप देखो, मैं एक बार बस आखिरी बात समाप्त करके हम रामेश्वर जी को सुनेंगे। एक बार मैं तुम्हारा ठीक चल रहा है, एक बार मैं एक जिम के उद्घाटन में गया, तो जिम के उद्घाटन में मैं गया तो मैंने जैसे ही फीता काटा अंदर गया तो आपने देखा होगा जिम की दीवारों में बड़े बड़े मिरर लगे रहते हैं और मिरर के ऊपर कोई ऐसा खड़ा है, कोई ऐसा खड़ा है, ऐसे बॉडी बिल्डर्स की फोटो लगी रहती है, देखा ना? तो मैंने देखा भैया वहां सलमान खान लगे थे, कहीं ऋतिक रोशन लगे थे, कहीं आमिर खान, उस समय बहुत नया वो 6 पैक आए थे आमिर खान के, तो वो लगा हुआ था। तो मैंने जिम के संचालक से पूछा कि भाई इन सब हीरो के फोटो क्यों लगाए? उन्होंने कहा इसलिए लगाए हैं कि आप इनको देखो, इनसे प्रेरणा लो, फिर अपने आप को आईने में देखो और देखो अपनी क्या स्थिति है, और फिर ऐसी प्रेरणा लो कि इन जैसे हम भी अपनी बॉडी बनाए। तो मैंने कहा यार भाई लोगों, मुझे समझ में नहीं आया, ये सब तो नकली हीरो हैं। जो कोई, मैं बहुत ऑफिशियल ऑथेंटिक नहीं बोल रहा, कोई कुछ खा के बॉडी बनाता है, कोई कुछ खा के बनाता है, पर भाइयों और साथियों, यदि असली बॉडी किसी को देखनी थी तो वो चंद्रशेखर आजाद की देखते, जो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, गरीब घर में पैदा हुआ। झाबुआ के पास एक गांव में पैदा हुए भावरा में चंद्रशेखर आजाद, और उनकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चंद्रशेखर आजाद को दूध पिला सके। चंद्रशेखर आजाद को बचपन में केवल इस बात का भान था कि सफेद रंग का तरल पदार्थ दूध होता है, तो उनकी माँ पानी में आटा घोलकर उनको पिलाती थी और कहती थी कि बेटा ये दूध है। और वो चंद्रशेखर आजाद जब अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गया, और शहीद होने के बाद भाइयों और साथियों, जब लोगों को, अंग्रेज सेना को लगा कि अब शायद चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, अंग्रेज सेना के अधिकारी ने कहा कि जाओ और उनका शव उठा के लाओ। भाइयों और साथियों, उसकी ताकत इतनी थी, उसकी साख इतनी थी, उसका डर इतना था कि अंग्रेज सैनिक उसके पास नहीं गए। 20-20 फीट लंबे बांस बुलाकर उनको टोच कर देखा गया कि ये जिंदा तो नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि वो आटे का घोल पीने वाला चंद्रशेखर आजाद जिंदा रहता तो शायद अंग्रेजों की सेना का एक भी सैनिक जिंदा नहीं रह पाता। तो मैंने उस जिम में कहा कि भाइयों और साथियों, इस नकली हीरो को निकालो और असली हीरो की फोटो लगाओ। इसलिए मैं सावधानी कोचिंग के युवा साथियों को भी कहना चाहता हूं, अगली बार जब मैं आऊं, यदि आप बुलाओगे तो मैं ये चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पर आऊं तो बहुत सारे युवाओं का मुझे कलेवर दिखना चाहिए, भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, अशफाक उल्लाह खान जैसा, राजगुरु जैसा और सुखदेव जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं